हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन, राइट। अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो केमिकल इक्विलिब्रियम का बेसिक टारगेट है एक्सटेंट ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रिएक्शन की स्टडी, मतलब किस हद तक रिएक्शन जा सकती है जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा। जैसे कि अगर हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो पहले ही आपको आइडिया लग चुका है कि इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शंस में अचीव होता है एंड रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर गो फॉर कंप्लीशन, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि बेस है इस पूरे चैप्टर का, क्योंकि यहीं से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेरिवेशन हमने करनी है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड हमें एक्सटेंट ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है, जो कि इस चैप्टर का पूरा बेस है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। देखिए, लॉ ऑफ मास एक्शन को दिया था गोल्डबर्ग एंड वेज ने। लॉ ऑफ मास एक्शन एक ऐसा लॉ है जो रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको आप स्पीड ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन और एक्टिव मास को रिलेट करता है। अब एक्टिव मास से मतलब रिएक्टेंट कंपोनेंट का जो भी अवेलेबल अमाउंट है उसका कितना फ्रैक्शन पार्ट एक्टिवली इन्वॉल्व हुआ केमिकल रिएक्शन में, ओके। जैसे कि अगर हमारे पास एक सिंपल सी रिएक्शन है, ए रिएक्टेंट कंपोनेंट है और इससे हमारे प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो रही है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट of reaction is directly proportional to active mass of A, active mass of A, right। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर दूँ एक्टिव मास से मतलब क्या है। आपके 11th स्टैंडर्ड पे अगर हम एक्टिव मास की बात करें, फॉर डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, अगर मैं एक्टिव मास पूछूं कि एक्टिव मास क्या है तो इट इज सिंपली मोलर कॉन्सेंट्रेशन, राइट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लिखूं, अगर ये एक डाइल्यूट सोल्यूशन है और यहाँ पर मैं एक्टिव मास की जगह क्या लिख सकता हूँ, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। और मोलर कॉन्सेंट्रेशन को सिंपली आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, इसका मीनिंग क्या हुआ, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉम्पोनेंट। और यहीं पर अगर हमारे पास गैसियस रिएक्शन हो, for gaseous reactant component, अगर मैं यहां पर एक्टिव मास की बात करूं तो इट इज सिंपली पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, मतलब उनके गैसियस कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर को ही आपने एक्टिव मास कहना है, राइट। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो एक्टिव मास होता है ऑफ प्योर liquid and solid, that is constant। प्योर लिक्विड और सॉलिड का एक्टिव मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, राइट। अगर ये कांस्टेंट होता है तो अब आपने यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन होगी तो ऐसे इन कंपोनेंट्स को एलिमिनेट किया जाता है जस्ट बाय पुटिंग द वैल्यू 1, ओके। सो we can eliminate these components from equilibrium constant expression, right, by putting वैल्यू 1, ठीक है। तो ये आपको मैंने थोड़ा ब्रीफ करा, आपको एक्टिव मास को कैसे कैरी करना है, राइट। अभी हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ मास एक्शन की। लॉ ऑफ मास एक्शन ने कहा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए, ओके। अब यहां पर अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दूं तो एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और अगर ये जैसे कि मैंने कहा डाइल्यूट सॉल्यूशन हुआ तो मैं एक्टिव मास की जगह मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए भी लिख सकता हूं। अब ये K क्या है, दिस K इज रेट कांस्टेंट, ओके, रेट कांस्टेंट। आप इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो
इस रेट कांस्टेंट की बात बहुत डिटेल में हम करने वाले हैं। चैप्टर आएगा केमिकल काइनेटिक्स, जो कि 12th का चैप्टर है। तो 12th में हमें रेट कांस्टेंट को डिटेल में स्टडी करना है, बट फिलहाल हमें सिर्फ लॉ ऑफ मास एक्शन का रेफरेंस लेना था। इस लॉ ऑफ मास एक्शन में हमें बताया गया कि हम रेट को एक्टिव मास के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। ओके, अब रिएक्शन इतनी सिंपल ना भी नहीं हो सकता है कि रिएक्शन, ठीक है, कुछ इस तरीके से हो कि मतलब ए कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा हो, राइट। सिंगल कंपोनेंट ना होकर वहां पर हो सकता है कि दो कंपोनेंट्स हो, जैसे कि रिएक्शन ऐसे भी हो सकती है कि ए प्लस बी इज गिविंग यू प्रोडक्ट्स, राइट। अब इस केस में कैसे करोगे आप? तो देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए एज वेल एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ बी। अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं तो हमारा रेट क्या बनने वाला है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ बोथ कंपोनेंट्स। तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से बन सकती है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट कंपोनेंट्स, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट कंपोनेंट्स हुए। अगर हम रिएक्शन को कुछ इस तरह से लिखें, 2a प्लस बी इज गिविंग यू प्रोडक्ट्स, तो रिएक्शन कुछ इस तरह से आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके सोच सकते हो कि a प्लस बी इज गिविंग यू प्रोडक्ट्स। चलिए जरा रेट की एक्सप्रेशन बना कर देखते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ जो रेट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ फर्स्ट ए कंपोनेंट, देन सेकंड एंड बी कंपोनेंट। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं a स्क्वायर एन टू बी। तो इसका मतलब ये जो कॉफिशिएंट था, स्टोइचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, एक तरीके से ए कंपोनेंट की एक्टिव मास का पावर हो जाएगा अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन की एक्सप्रेशन देखते हैं। देखिए बच्चों, आपको जनरलाइज करके डायरेक्टली भी बताया जा सकता था, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट जो है स्टेप बाय स्टेप डेवलप हो, ताकि आप प्रॉपरली चीज़ों को एनालाइज करके उसको कंक्लूड करके फाइनली अप्लाई कर सकें। तो जैसे कि अब फाइनल स्टेज में हम पहुंच चुके हैं कि हम इन जनरल क्या कर सकते हैं। इन जनरल हमारे पास अगर एक जनरल रिएक्शन इस तरीके से लिख दी जाए और कहा जाए कि भाई इसका लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन बनाओ, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो हमारे पास कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एक ए कंपोनेंट है, दूसरा कौन सा है? बी कंपोनेंट। ये जो स्मॉल ए और स्मॉल बी है ये उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग इसकी एक्सप्रेशन बनाएं तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ बोथ कंपोनेंट, मतलब ए और बी के कंपोनेंट का प्रोडक्ट, और उनकी पावर क्या हो जाएगी? उनके जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं। और अगर आप इसको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर लिखेंगे तो आपका रेट कांस्टेंट भी आ जाएगा, और ये आपकी फाइनल एक्सप्रेशन बनने वाली है लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से आप डेफिनेशन को बहुत इजीली रिकॉल कर सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, डेफिनेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने एक्सप्रेशन बना ली है तो डेफिनेशन आप इजीली बना सकते हो। आप मेरे साथ इस डेफिनेशन को थोड़ा सा सोचें। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट कंपोनेंट्स। ये रिएक्टेंट कंपोनेंट के एक्टिव मास थे, एंड रेज टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मैं रिपीट कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट कंपोनेंट्स रेज टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। वेरी नाइस, गुड। चलिए, हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को ऑब्जर्व कर लिया कि भाई वुल्बर्ग ने और वेज ने क्या बताया था कि लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए। लॉ ऑफ मास एक्शन के लिए बहुत सिंपल सी बात बताई गई थी, रेट और एक्टिव मास को कैसे रिलेट करना है। एक्टिव मास का मतलब ये था कि रिएक्टेंट की जितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी, जितना ज़्यादा फ्रैक्शन उसका एक्टिवली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, भाई रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन की हम बात करें, वो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इट इज सिंपली अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकली सोचकर इस एक्सप्रेशन को दिया गया था। ओके, अब यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपने समझनी है कि आप इस एक्सप्रेशन को यूज करके क्या कर सकते हो? डेरिवेशन कर सकते हो। किसकी डेरिवेशन कर सकते हो? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। किसकी डेरिवेशन कर सकते हो? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करूं, ये डायनामिक होगा।
ये हम पहले से पढ़ चुके हैं। डायनामिक का मतलब ये होता है कि रिएक्शन प्रोपेगेट हो रही होती है इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में। और इक्विलिब्रियम ऑब्जर्व कैसे होता है? तो दो फैक्टर हैं इक्विलिब्रियम को ऑब्जर्व करने के लिए। पहला फैक्टर कौन सा है कि जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज स्टार्ट्स टू अपीयर कांस्टेंट। सारी की सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज आपको कांस्टेंट अपीयर होंगी, वेदर इज इट कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटेंसिटी ऑफ कलर। कोई भी मेजरेबल प्रॉपर्टी जिसको आप मेजर कर सकते हो वो आपको कांस्टेंट अपीयर होगी। कब कांस्टेंट अपीयर होगी? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? रेट जो होंगे, क्योंकि रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में एक तरीके से प्रोपेगेट कर रही है, तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। ये किस पॉइंट पे बात हो रही है? ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे बात हो रही है। ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज स्टार्ट्स टू अपीयर कांस्टेंट एंड सेकेंडली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, चलिए हम एक डेरिवेशन कर लेते हैं, डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैपिटल के से डेजिग्नेट करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, तो उसकी हम डेरिवेशन करने वाले हैं। तो डेरिवेशन के लिए रिएक्शन कौन सी लेंगे? इरिवर्सिबल है रिवर्सिबल? ऑब्वियस है, इट इज रिवर्सिबल बिकॉज इक्विलिब्रियम ओनली कैन बी अटेन्ड इन रिवर्सिबल रिएक्शंस, राइट। चलिए एक सिंपल सी रिवर्सिबल रिएक्शन लिखते हैं कि ये आपकी ए बी के साथ रिएक्ट करके सी और डी बना रहा है, बाकी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ओके, अब यहां पर हम दो तरह के रेट की बात करेंगे। अगर मैं रेट ऑफ यहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन लिखता हूं, यहां से देखकर लिखना है आपने, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कंपोनेंट आपके ए और बी होंगे, राइट। तो यहां पर अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूं, सो रेट ये आ गया के ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ए की पावर ए बी की पावर बी। उसी तरीके से अगर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए बात करें तो रिएक्टेंट कंपोनेंट्स कौन होंगे? सी और डी, क्योंकि सी और डी रिएक्ट करके आपके ए और बी को प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर मैं रिएक्शन को कंसीडर कर रहा हूं तो यहां पर जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होने वाला गाइस, तो के बी यहां सी की पावर सी डी की पावर डी। ओके, तो ये तो थे फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट की एक्सप्रेशन। ये किसके अकॉर्डिंग लिखी है मैंने? लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग लिखी है। तो यहां पर तो मुझे नहीं लगता कि कोई इश्यू होना चाहिए। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होने वाला? एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, जैसे कि मैंने बताया था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, क्योंकि दोनों रेट ने क्या हो जाना? इक्वल हो जाना। किस पॉइंट पे बात हो रही है? इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। तो ये वाली जो कॉन्सेंट्रेशन भी होने वाली है, ध्यान रखना, ये जो कॉन्सेंट्रेशन लोग हैं ये इक्विलिब्रियम वाली कॉन्सेंट्रेशन हमें लेनी पड़ेंगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे बात हो रही है। तो क्या होने वाला है गाइस? तो यहाँ पर के एफ और ए की पावर ए बी की पावर बी, और ये कौन सी कॉन्सेंट्रेशन है? इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज इक्वल टू के बी सी की पावर सी डी की पावर डी। अगेन ये सी और डी की कौन सी कॉन्सेंट्रेशन है? इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पर दो कॉन्स्टेंट्स आ गए हैं, इन दोनों कॉन्स्टेंट्स को हम मर्ज करने जा रहे हैं, ठीक है, जिनको मर्ज करके हमें एक नया कांस्टेंट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? एक नया कांस्टेंट। ओके, चलिए आप अब लेफ्ट साइड में अगर देखें, मेरे लेफ्ट साइड में अगर मैं देखूं तो अब एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बनने वाली है। ये जो फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट है अपॉन बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, वो किसके इक्वल होने वाला है? सी इक्विलिब्रियम की पावर सी डी इक्विलिब्रियम की पावर डी अपॉन ए इक्विलिब्रियम की पावर ए बी इक्विलिब्रियम की पावर बी। ओके, अब इस कांस्टेंट को हम बोलने वाले हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलने वाले हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या बना सकते हैं हम? बहुत इजी है, ध्यान से देखो जरा, डेफिनेशन हम बना सकते हैं। देखो ये रेशो है, अगर न्यूमरेटर में देखेंगे तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है, डिनोमिनेटर में देखेंगे तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की? इट इज द रेशो ऑफ, रेशो है ना, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट कंपोनेंट्स रेज्ड टू द पावर देयर रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। Very simple. Again, it is the ratio of product of the active mass of product component with respect to product of the active mass of reactant components raised to the power their
स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन है, राइट। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ध्यान से देखो। अब यहां पर मैं C लिखने जा रहा हूं क्योंकि यहां एक्टिव मास को मैंने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में लिया है, तो इसलिए मैं यहां पर Kc लिखूंगा। तो उसमें घबराना नहीं है कि C क्या आ गया, सब्सक्रिप्ट मैंने जो C यहां पर इंट्रोड्यूस किया है, इसका मतलब सिंपली है इट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो बच्चा कहता है कि सर C क्यों लिखा, कुछ और लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आपकी ये वाली रिएक्शन एक गैसियस रिएक्शन है, राइट, ये वाले कंपोनेंट आपके गैसियस कंपोनेंट हैं, तो आप Kc की जगह Kp भी लिख सकते हो। तो Kp को बोलना क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो उस केस में क्या होगा, जितने भी एक्टिव मास को कॉन्सेंट्रेशन टर्म में लिया है, हम उनको किससे सब्स्टिट्यूट कर देंगे? पार्शियल प्रेशर से। कैसे बताओ जरा? पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर D अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर B। तो ये वाली एक्सप्रेशन आपकी Kc की है और ये वाली यहाँ पर Kp की है। दोनों ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन था और ये इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका कि भाई एक्टिव मास को आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में भी ले सकते हो और पार्शियल प्रेशर की टर्म में भी ले सकते हो। तो आज के लिए हम इसको इतना ही करेंगे क्योंकि सिर्फ मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन और आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेरिवेशन के बारे में बताया। ओके।